फिल्म एक मछली पकड़ने वाले नाविक कप्तान बेकर डील के साथ खुलती है, जो अपने नाविक ड्यूक के साथ प्लायमाउथ द्वीप पर नौकायन कर रहा है। उनके साथ समुद्री साहसिक कार्य में भाग लेने के लिए उत्सुक दो ग्राहक भी हैं। हालांकि बेकर एक चप्पल विशाल पीले फिन ट्यूना को पकड़ने के लिए इतना जुनूनी है कि वह ग्राहकों को मछली पकड़ने की छड़ी संभालने का अवसर नहीं देता। जब ग्राहक जोर देते हैं, बेकर आक्रामक हो जाता है और चाकू निकालकर उन्हें दूर रहने की धमकी देता है। नतीजतन ग्राहक भुगतान से मना कर देते हैं। बेकर चतुर मछली को न पकड़ पाने की वजह से हानि बढ़ती है। रीड नामक आदमी यह दृश्य देखकर सूट पहनकर नदी पार कर बेकर से मिलने जाता है, पर उसकी कोशिश नाकाम रहती है। बेकर उसे नहीं देखता। मछली न पकड़ पाने पर ग्राहक बिना दिए जाते हैं और ड्यूक चिंतित होता है। फिर भी बेकर जानता है कि वह पैसे कहां से ला सकता है। वह अपनी महिला मित्र कॉन्स्टेंस के पास जाता है और कुछ अंतरंग समय बिताने के बाद वह उसे जरूरत का पैसा उधार देती है। अलग होने से पहले वह कॉन्स्टेंस के बेटे के बारे में पूछता है, क्योंकि वह ड्यूक की जगह उसे लेने की सोच रहा है। बाद में बेकर एक बार में जाता है जिसका मालिक जैक नाम का एक आदमी है, और वह एक दुर्लभ पीले फिन ट्यूना के बारे में विवरण साझा करता है, जिसे वह न्याय के रूप में संदर्भित करता है। उनकी बातचीत के माध्यम से हमें पता चलता है कि यह उसका चौथा असफल प्रयास है इस मछली को पकड़ने का। इसके बाद बेकर ड्यूक को पैसे देने जाता है और उसे अगली सुबह जल्दी आने के लिए कहता है। वह यह भी उल्लेख करता है कि इस बार वे किसी ग्राहक को नहीं लेकर जाएंगे। ड्यूक को लगता है कि जब वे पहले से ही नकदी की कमी में हैं, तो एक आराम की यात्रा पर ईंधन बर्बाद करना अच्छा विचार नहीं है, लेकिन बेकर को परवाह नहीं लगती। रात के समय बेकर अकेले शराब पीते हुए अपने बेटे पैट्रिक के बारे में और उनके साथ बिताए गए यादों के बारे में सोचता है, जो वर्तमान में अपनी मां के घर पर है, अपने और अपने पिता की एक तस्वीर को देखता है और वही यादें संजोता है। अगली सुबह बेकर और ड्यूक अपने नौकायन के लिए निकल पड़ते हैं। अनजान की रीढ़ एक गुजरती बस से उन्हें देख रहा है। समुद्र में पूरा दिन बिताने के बावजूद उन्हें न्याय का कोई संकेत नहीं मिलता और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। फिर से बेकर अपनी निराशा ड्यूक पर निकालता है। उसे अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद से दुर्भाग्य लाने का दोषी ठहराता है। यह आरोप ड्यूक के मन में क्रोध की एक लहर उत्पन्न कर देता है और वह बिना कुछ कहे ही वहां से निकल जाता है। शाम होते ही बेकर जैक की बार में जाकर ड्रिंक का आनंद लेने लगता है। वहीं पर उसे थेरेपिस्ट के पास जाने की सिफारिश की जाती है, क्योंकि ग्राहकों के साथ उसका व्यवहार और न्याय के प्रति उसकी गहरी प्रतिबद्धता को लेकर चिंताएं व्यक्त की जाती है। फिर भी बेकर इन बातों को अनदेखा कर देता है। उनके संवाद के दौरान उसकी पूर्व पत्नी करेन अचानक वहां आती है और उससे एक निजी वार्तालाप की इच्छा जताती है। बेकर उसे अपनी नौका पर ले जाता है, जहां वह उसे एक महत्वपूर्ण बात बताने का निर्णय लेती है। उसने अपने वर्तमान पति फ्रैंक के दुर्व्यवहारी स्वभाव के बारे में बताया। वह खुलासा करती है कि वह लगातार उसे और पैट्रिक को परेशान कर रहा है। फिर वह बेकर को उसके असली नाम से संबोधित करती है, जॉन, और उसके सैन्य पृष्ठभूमि और पिछली उपलब्धियों को प्रकाशित करती है। उसकी समस्याओं को सुनकर बेकर तलाक लेने का सुझाव देता है, लेकिन वह कहती है कि भागना एक विकल्प नहीं है, क्योंकि फ्रैंक के प्रभावशाली संबंध हैं। इसके अलावा वह उसे पैट्रिक के उनकी लड़ाई के दौरान डर के बारे में बताती है और कैसे वह वीडियो गेम्स का उपयोग विचलित करने के लिए करता है। करेन यह भी स्पष्ट करती है कि वह उसकी मदद सिर्फ पैट्रिक को बचाने के लिए मांग रही है। अगर पैट्रिक के पास वीडियो गेम्स हैं तो उसे बचाने की जरूरत नहीं है। फिर वह अपने इरादे का खुलासा करती है कि वह बेकर की नाव पर एक सेलिंग ट्रिप का आयोजन करना चाहती है। वह फ्रैंक को नशे में धुत करके और उसे शार्क के पास फेंकने के बदले में उसे $10 मिलियन की पेशकश करती है। हालांकि वह इतनी घातक योजना में रुचि नहीं रखता, इसलिए वह उसे जाने के लिए कहता है। इस बीच रीड बेकर से मिलने के लिए डॉक की ओर तेजी से भागता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे ही वह सुबह में नौका लेकर जाता है, बेकर बहुत सारी मछलियों को बेचने के लिए घर वापस आता है, सिर्फ यह पाने के लिए कि कॉन्स्टेंस उसका इंतजार कर रही है। वहां वह करेन के बारे में जिज्ञासा व्यक्त करती है। हालांकि पिछली रात उनकी बातचीत सुनने के बाद बेकर कुछ भी बताने का विकल्प नहीं चुनता और इसके बजाय तैरने के लिए चला जाता है। जैसे ही वह समुद्र में गोता लगाता है, उसे करेन के पति की आवाजें सुनाई देती हैं, जो उसे और पैट्रिक को डांट रहे हैं। बेकर को यह भी अनुभव होता है कि उसका पुत्र उसके साथ ही पानी में तैर रहा है, परंतु जब वह उसे स्पर्श करने का प्रयास करता है तो वह अचानक से अपने घर की मेज पर चेतन हो जाता है और वह मेज की नमी भरी सतह को छूकर महसूस करता है। इसी तरह पैट्रिक भी अपने कंबल को हटाकर बाहर आता है अपने वीडियो गेम खेलने के सत्र के उपरांत और अपनी डेस्क पर गिरे हुए पानी को देखता है। यह संकेत देता है कि उन दोनों के मध्य कोई अद्भुत संबंध मौजूद है। या तो वह सच है अथवा वे दोनों ही नमी वाले स्वप्न देख रहे हैं। जैसा कि पिता है वैसा ही बेटा भी। फ्रैंक द्वीप पर पहुंचता है, करेन को आश्चर्यचकित करते हुए जब वह बाथरूम में होती है। समय बर्बाद किए बिना वह उसे अपना बाथरोब उतारने के लिए कहता है, ताकि वह उसके शरीर की जांच कर सके। जब उसे एक छोटी खरोंच मिलती है, वह अपनी बेल्ट उतारकर उसे सजा देने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दृश्य में बेकर एक महिला नामित लोइस के स्वामित्व वाली एक मछली पकड़ने की दुकान पर जाता है। वह यहाँ अपने कर्ज चुकाने और कुछ नए हुक खरीदने के लिए आया है। लोइस उसे बताती है कि पूरा द्वीप करेन की फ्रैंक के दुर्व्यवहार से पीड़ित होने की बात से अवगत है। वह रीड के उसे ढूंढने की बात भी उल्लेखित करती है, पर वह ज्यादा ध्यान न देते हुए चला जाता है। डॉक पर पहुंचकर बेकर को करेन और फ्रैंक पहले से ही उसका इंतजार करते हुए मिलते हैं। फ्रैंक के योजनाबद्ध मछली पकड़ने की यात्रा में शामिल होने की जोरदार इच्छा के बावजूद बेकर मना कर देता है, एक नाविक की अनुपस्थिति का हवाला देते हुए और जोर देकर कहता है कि यह नियमों के खिलाफ है। हालांकि फ्रैंक का मानना है कि हर चीज की एक कीमत होती है और वह वादा करता है कि वह अगली सुबह यात्रा के लिए लौटेगा। प्रस्थान करने से पहले वह अपनी बंदूक प्रकट करता है और बेकर को निर्देश देता है कि वह उससे पहले वहां पहुंचे। इससे अविचलित हमारा नायक एक बार फिर न्याय की खोज में समुद्री यात्रा करता है,
तभी रीड घाट पर पहुंचता है, लेकिन फिर से उसे चूक जाता है। रीड बेकार है। अपनी घड़ी जांचने पर वह पाता है कि उसके निर्धारित कार्यक्रम में 22 दिनों का अंतर है। बेकर की न्याय के लिए खोज असफल रहती है, लेकिन वह बाजार में बेचने के लिए कुछ मूल्यवान सामान पकड़ने में सफल होता है। फिर वह रात को कॉन्स्टेंस के साथ बिताता है, जो उसे एक नैतिक दुविधा के सामने रखती है, एक महिला को बचाना या चालाक टूना मछली को पकड़ना। हालांकि बेकर उसे पूरी तरह से अनदेखा करता है और अगली सुबह बाजार के लिए निकल जाता है। वहां ड्यूक उससे संपर्क करता है। मछली पकड़ने की यात्रा के लिए 10 मिलियन की पेशकश के बारे में सुनकर वह अपने पोते की मदद और उनकी नाव सेरेनिटी की मरम्मत के लिए धन की तत्काल जरूरत पर जोर देता है। इसे एक बहुत अच्छा अवसर मानते हुए बेकर आखिरकार फ्रैंक को यात्रा पर ले जाने के लिए सहमत हो जाता है। इसके बाद वे दोनों घाट पर जाते हैं, जहां फ्रैंक और करेन पहले ही पहुंच चुके होते हैं। बेकर निजी तौर पर उसे सूचित करता है कि वह केवल फ्रैंक को मछली पकड़ने ले जाएगा और कुछ नहीं करेगा। करेन फिर भी उसका मन बदलने की कोशिश करती है और बताती है कि कैसे उसका पति उनके बेटे को नुकसान पहुंचाता है। वह यह भी खुलासा करती है कि पैट्रिक उन्हें अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से सुन सकता है। रुको, क्या? वह महत्वपूर्ण लग रहा था, लेकिन बेकर अचल रहता है। फिर वह अन्य पुरुषों के साथ नौकायन पर जारी यात्रा के दौरान फ्रैंक अपने सौतेले बेटे के बारे में बात करना शुरू करता है। वह पैट्रिक को अजीब कहता है क्योंकि वह लड़का हमेशा अपने कमरे में वीडियो गेम्स खेलता रहता है और अन्य खेलों में कोई रुचि नहीं दिखाता। उनकी बातचीत अचानक तब बाधित हो जाती है जब एक शार्क चारा ले लेता है और बेकर फ्रैंक को उसे रील में खींचने देता है। इस प्रक्रिया में बाद वाला डेक पर फिसल जाता है, लेकिन सुरक्षित रूप से संभल जाता है। अगले दृश्य में वे डॉक की ओर वापस जाते हैं और करेन अपने पति को फिर से देखकर निराश दिखाई देती है। वह बेकर के साथ निजी तौर पर बात करती है, उसे वही प्रस्ताव देती है जैसा फ्रैंक फिर से मछली पकड़ना चाहेगा। वह यह भी दावा करती है कि यह पैट्रिक का विचार है, इसलिए उसे अपने बेटे की खातिर यह करना चाहिए। जब वे जाते हैं तो ड्यूक बेकर का सामना करता है क्योंकि उसने उनकी बातचीत सुन ली है। वह पूछता है कि क्या चल रहा है और बेकर अनिच्छा से पूरी कहानी बताता है। सब कुछ जानने के बाद ड्यूक उसे उसकी अंतर्निहित अच्छाई की याद दिलाता है, ये कहते हुए कि किसी की जान लेना उसकी प्रकृति में नहीं है। इसके बजाय वह उसे न्याय की खोज पर ध्यान केंद्रित रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। उस रात बेकर अपनी नाव पर कुछ सोचने के लिए वापस चला जाता है। जब करेन उसे भारी बारिश में नाव के अंदर आकर मिलती है तो वह एक अंगूठी दिखाती है जो बेकर ने उसे 16 साल की उम्र में दी थी, यह व्यक्त करते हुए कि वह उसे नहीं भूली है और वह अभी भी वही लड़की है जो वह हुआ करती थी। उनकी बातचीत आखिरकार एक रोमांटिक मोड़ लेती है और वे अंत में सहवास करते हैं। इस दौरान बेकर उसकी पीठ पर चोट के निशान देखता है और समझ जाता है कि वे दोनों अलग अलग तरीकों से आहत हैं। जब वे खत्म कर लेते हैं, वह कहता है कि वह उसकी पेशकश को स्वीकार करेगा, लेकिन केवल अगर वह पैट्रिक को उसके पास लेकर आए। करेन थोड़ी देर सोचती है और अंततः सहमत हो जाती है। दुर्भाग्यवश फ्रैंक शायद इसी समय पैट्रिक को मार रहा है। बाद में जब बेकर घर लौटता है, वह रीड को अपने इंतजार में पाता है। वह खुद को एक तकनीकी प्रतिनिधि और फॉन्टेन नामक एक मछली पकड़ने के सामान कंपनी के क्षेत्रीय बिक्री के प्रमुख के रूप में परिचय देता है। बेकर सोचता है कि वह सुबह के 2:30 बजे क्यों आया, जिसके बारे में वह समझाता है कि उसने दिन के दौरान उससे कई बार मिलने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे मिस कर दिया। रीड, जो बेकर के मिशन से अच्छी तरह वाकिफ है, अगले दिन उसे नवीनतम सोनिक मछली ढूंढने वाले यंत्र का मुफ्त परीक्षण देता है। वह उसे किसी को भी चोट पहुंचाने से भी हतोत्साहित करता है। इससे बेकर चौंक जाता है, इसलिए वह अपना चाकू निकालकर पूछता है कि उसे उसके बारे में इतना कैसे पता है। रीड फिर खुलासा करता है कि वह सिर्फ एक खेल में भागीदार है जिसका नाम प्लायमाउथ द्वीप है, जो विभिन्न विकल्प प्रदान करता है। निर्माता का व्यक्तिगत पसंदीदा विकल्प मछली पकड़ना है। खेल का उद्देश्य एक विशिष्ट मछली को पकड़ना है जो बेकर के जुनून के अनुरूप है। हालांकि रीड बदले हुए नियमों को लेकर उलझन में है, क्योंकि प्रारंभिक नियम यह निर्देशित करता था कि प्लायमाउथ में कोई नहीं मरता। तब बेकर अचानक अपने बिस्तर पर जागता है, अलार्म बजने तक हिल नहीं सकता। उठने के बाद वह पिछली रात रीड के साथ हुई अपनी बातचीत को याद करता है। इसके बाद वह कुछ नक्शों की जांच करता है, सिर्फ यह पता लगाने के लिए कि प्लायमाउथ द्वीप कहीं बीच में स्थित है। इसके बाद बेकर एक सुदूर क्षेत्र में ड्राइव करता है, पैट्रिक से संवाद करने की कोशिश में, फ्रैंक को चोट पहुंचाने की अपनी मंशा को स्वीकार करते हुए। वह मानता है कि उसे अपने बेटे के साथ मछली पकड़ने और रेत पर निर्जीव पड़े होने के सिवाय कोई यादें नहीं हैं। उनकी सोच को सैमसन ने विघ्नित किया, जो कॉन्स्टेंस का बेटा है और पुरानी जगह छोड़ नाव पर काम करने आया है। बेकर उसकी मौजूदगी को अच्छा मानते हैं, पर नियम बदलने की वजह से ड्यूक का काम नहीं देते। बेकर रीड को कॉल करने वाले थे कि लोइस ने उन्हें अपनी दुकान में बुलाया। वहां लोइस ने रीड के छोड़े मछली पकड़ने के सामान का बॉक्स दिखाया, जो मुफ्त नमूना था। अचानक बेकर उससे पृथ्वी पर उनके स्थान के बारे में पूछता है, लेकिन वह इसका जवाब नहीं दे पाती है। सवाल को टालते हुए वह उसे अच्छा दिन की कामना करती है और उसे सही काम करने की सलाह देती है। जब वह सही के बारे में स्पष्टीकरण मांगता है तो लोइस सिर्फ उसे मछली पकड़ने के लिए जाने का आग्रह करती है। बेकर फिर फोन्टेन कार्यालय को एक संक्षिप्त कॉल करता है उनकी प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए, लेकिन आभार व्यक्त करने के बाद वह जल्दी से फोन काट देता है। बाद में वह जैक से मिलता है और उस पर कई सवालों की बौछार करता है। हालांकि बाद वाला भी उनका जवाब देने में असमर्थ होता है, जिससे पुष्टि होती है कि वे सभी एनपीसी हैं। यहाँ यह खुलासा होता है कि पूरी फिल्म पैट्रिक द्वारा बनाई गई गेमिंग दुनिया को दर्शाती है, अपने पिता की याद में। पता चलता है कि बेकर की वास्तव में कार्रवाई में मौत हो गई थी। उसके बाद उसकी पत्नी ने फ्रैंक से शादी कर ली। पैट्रिक ने अपने खटमल सौतेले पिता को इस खेल में क्यों प्रोग्राम किया, ये किसी का भी अनुमान है।
इस दौरान होटल के कमरे में करेन को पता चला कि फ्रैंक पर किसी ने हमला किया, जिससे वह लहूलुहान है। चोट के बावजूद वह उसे मछली पकड़ने की उत्तेजना देती है और साथ जाने का प्रस्ताव भी देती है। नाव पर ड्यूक बताता है कि उसने गुंडों को पैसे दिए ताकि वे फ्रैंक को चोट पहुंचाएं। ये बेकर को प्रलोभन से बचाने के लिए किया, परंतु इससे फ्रैंक नाराज हो जाता है और अंत में ड्यूक को नाव से बाहर फेंक देता है। उसके बाद वह रीड से मिलता है, जो पूछता है कि क्या उसे खेल के निर्माता के बारे में पता है। बेकर जानता है कि वह पैट्रिक है, पर वह कहता है कि वह एक लड़का है जो अपने पिता से मिलने की इच्छा रखता है। अगले दृश्य में वह अपनी नाव की ओर जाता है, जहां करेन और फ्रैंक पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं। फिर वे नाव पर चढ़ते हैं और यात्रा के लिए तैयारी शुरू करते हैं। बाद में जब बेकर और करेन अपनी योजना पर विचार कर रहे होते हैं, सैमसन अचानक नाव पर प्रकट होता है, जिससे दोनों हैरान हो जाते हैं। तो वह समझ जाता है कि यह न्याय है, वही जिसके साथ वह जुनूनी हो रखा था। इसके बावजूद वह इसे अपनी योजना को अंजाम देने का अवसर मानता है और फ्रैंक को रॉड थमा देता है। वह लड़का, जो उस शक्तिशाली मछली को संभालने के लिए बहुत कमजोर है, पानी में खींच लिया जाता है। इसी समय पैट्रिक करेन पर फ्रैंक को चिल्लाते सुनता है, जिससे प्रेरित होकर वह अपने पिता के चाकू के साथ अपने कमरे से निकलता है। कुछ ही पलों के बाद वह अपने हाथों पर खून लगाए वापस आता है। इसके बाद पैट्रिक द्वारा अपने सौतेले पिता को छाती में चाकू मारने की खबर पूरे देश में फैल जाती है। करेन एक स्पष्टीकरण देती है, बताती है कि पैट्रिक ने आत्मरक्षा में ऐसा किया। वह यह भी खुलासा करती है कि पैट्रिक के जैविक पिता की कार्रवाई में मौत होने के बाद से वे घरेलू हिंसा के शिकार रहे हैं। द्वीप पर वापस जाकर करेन जाने की तैयारी करते हुए बेकर से कहती है कि वह और पैट्रिक दोनों उससे प्यार करते हैं। वह उसे यह भी आश्वासन देती है कि वह एक दिन अपने बेटे से फिर मिल पाएगा। उसके प्रस्थान के थोड़ी देर बाद बेकर एक फोन बूथ पर कॉल का जवाब देता है और पैट्रिक से बात करता है, जो अपने कार्यों की स्वीकारोक्ति करता है और वादा करता है कि वे खेल में बदलाव करेंगे ताकि वे मिल सकें। जैसे ही कॉल समाप्त होती है, बेकर देखता है कि उसके आसपास का माहौल बदलने लगता है। थोड़ी देर बाद पैट्रिक को अपने पिता की ओर दौड़ते हुए देखा जाता है। अंत में दोनों का खुशी से मिलन होता है और फिल्म इसी के साथ समाप्त होती है, जैसे वे मछली पकड़ने के लिए समुद्र में नाव से जाते हैं। कुछ इस तरह के और वीडियो के लिए